हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं और थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये हमारा आज फर्स्ट लेक्चर होगा और अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो आप उसको कमेंट में लिखेंगे और उसको हल करने की कोशिश किया जाएगा। तो थोड़ा सा देखें, इंग्लिश जब हम पता करने लगे कि ये इंग्लिश है क्या, तो हमको पता चला कि इंग्लिश तो अपने आप में एक लैंग्वेज है। इंग्लिश अपने आप में क्या है? इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है। और लैंग्वेज को जब हम पता करने चले कि ये लैंग्वेज आती कहाँ से है, तो हमें पता चला कि लैंग्वेज तो साउंड से आती है। अच्छा, जब साउंड का पता करने चले कि ये साउंड है क्या चीज़, तो पता चला कि साउंड जो है वो लेटर्स से बनते हैं और ये लेटर्स इंग्लिश में अपने आप में 26 होते हैं। हम इनको रिप्रेजेंट करें, अगर दिखाएं, शो करें, तो पता चलेगा कि हमको ABCD ये सारे के सारे क्या हैं? ये लेटर्स हैं। इन्हीं को अगर हम एक साथ लिखते हैं A to Z तक, तो हम इसको अल्फ़ाबेट कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं। इन्हीं लेटर्स को अल्फ़ाबेट कहते हैं। अच्छा, इन अल्फ़ाबेट को दो पार्ट में बांटा गया है। इस अल्फ़ाबेट को कितने पार्ट में बांटा गया है? दो पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन से? थोड़ा सा देखते हैं। इन अल्फ़ाबेट को दो पार्ट में बांटा गया है। एक को हम लोग कहते हैं वाउल और दूसरे पार्ट को हम लोग कहते हैं कॉन्सोनेंट। वाउल्स में क्या क्या आते हैं? A, E, I, O, U। और कॉन्सोनेंट्स में क्या क्या आते हैं? A तो हमने वाउल्स में ले लिए, इसके बाद B, C, D, F, Z तक चले जाते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ये जो लेटर्स हैं, अगर हम इनको इस प्रकार समझें, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैं अगर लिखूं और पूछूं कि ये अपने आप में है क्या, तो आप कहेंगे सर ये लेटर है। क्यों? एक लेटर लिखा हुआ है। और अगर मैं इसके आगे कुछ और शब्द लिखना चाहूँ, कुछ और लेटर लिखना चाहूँ, तो आप कहेंगे सर ये लेटर है या लेटर्स है? जाहिर है आप कहेंगे लेटर्स है सर। एक ये लेटर, एक ये लेटर, मीन्स ये प्लूरल हो गए लेटर, तो हम इनको क्या कहेंगे? लेटर्स। लेकिन अगर मैं इसके सामने इसके साथ n भी बढ़ा दूँ और मैं पूछूँ आपसे कि अब बताओ बच्चों ये है क्या, तो आप कहेंगे सर ये वर्ड है। क्या है? वर्ड है। क्यों? क्योंकि इसकी अपने आप में एक मीनिंग निकल के आ रही है, इसका अपने आप में एक मतलब निकल के आ रहा है। मैं अगर आपसे कहूँ कि ये C क्या है, आप कहेंगे सर ये लेटर है। और मैं पूछूँ अभी ये क्या है, दोनों को मिला के आप कहेंगे सर ये लेटर्स है, क्योंकि एक से अधिक दो हो गए तो लेटर्स हैं। लेकिन अब मैं आपसे पूछूं कि अभी ये सारे क्या है, तो आप कहेंगे सर ये तो वर्ड है। ये क्या है? वर्ड है। तो वर्ड किस तरीके से बन रहे हैं आप देख रहे हैं। कई लेटर्स को मिला के एक वर्ड बनता है और वर्ड की अपने आप में एक मीनिंग होती है। अगर मैं इसके क्रम को चेंज कर दूँ, मैं कहूँ आपसे CTA, तो क्या ये एक वर्ड है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि इसकी कोई अपने आप में मीनिंग है ही नहीं। तो जब ये मीनिंग नहीं तो ये वर्ड नहीं हुआ, तो वर्ड नहीं हुआ तो फिर ये है क्या? लेटर्स। 1 2 3 3 है और क्या है? लेटर्स। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आएगी तो आप कमेंट्स करके मुझको बताएंगे। तो ये हुआ हमारा वर्ड कैसे बनता है। तो ये जो लेटर्स हैं, लेटर्स की सहायता से हमने क्या चीज़ बनाया? वर्ड। थोड़ा सा देखेंगे, लेटर किस चीज़ का निर्माण करते हैं? वर्ड का। लेटर किस चीज़ का निर्माण करते हैं? वर्ड का। अच्छा, अब ये वर्ड एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मैं लिखूं RAM, राम, आप कहेंगे सर ये एक वर्ड है, क्योंकि अपने आप में इसकी एक मीनिंग है, ये एक नेम है। लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये एक वर्ड
ये भी एक वर्ड और ये भी एक वर्ड, ये मिला जुला के 3 वर्ड्स हो गए, लेकिन 3 वर्ड्स हो गए, लेकिन इनकी मीनिंग कंप्लीट नहीं हो रही है। जब इनकी मीनिंग कंप्लीट नहीं हो रही है, एक से ज़्यादा वर्ड हैं और इनकी मीनिंग कंप्लीट नहीं हो रही है, तो हम इसको फ्रेज कहते हैं, फ्रेज। तो बात समझ में आई आपको? फ्रेज किसको कहते हैं? फ्रेज जिसकी मीनिंग कंप्लीट ना हो, हम उसको फ्रेज कहते हैं। ये पार्ट ऑफ अ सेंटेंस होता है, सेंटेंस का एक पार्ट होता है, उसको हम फ्रेज कहते हैं। तो कई सारे वर्ड्स को मिला के या फ्रेज को मिला के बनता है एक सेंटेंस। क्या बनता है? सेंटेंस। सेंटेंस पे जब हम बात आती है, सेंटेंस पे जब हम आते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। सेंटेंस पे जब हम आते हैं तो सेंटेंस 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। सेंटेंस 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो कंप्लीट मीनिंग, एक क्या होनी चाहिए सेंटेंस की फर्स्ट बाउंडेशन है कि उसकी कंप्लीट मीनिंग होनी चाहिए, कंप्लीट उसका सेंस निकलना चाहिए, उसको हम कहेंगे सेंटेंस। और दूसरी चीज़, कंप्लीट मीनिंग निकलने के बाद भी एक चीज़ की और रिक्वायरमेंट होती है, वो है अरेंजमेंट। देखिए थोड़ा सा, सेंटेंस में सबसे फर्स्ट क्या है? कंप्लीट मीनिंग, और दूसरा क्या है? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। इन चीज़ों को आप थोड़ा सा कायदे से समझने की कोशिश करें, कंप्लीट मीनिंग, जैसे मैं कहूँ मुझे काटकर आम खिलाओ, मुझे काटकर आम खिलाओ, मुझे काटकर आम खिलाओ, क्या ये सेंटेंस कंप्लीट है? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल कंप्लीट है। लेकिन इसकी जब आप अरेंजमेंट को आप देखेंगे तो पता चलेगा कि अरेंजमेंट में कोई चीज़ मिस कर रही है, यानी कुछ वर्ड्स को हमने सही पोजीशन नहीं दिया हो। जब सही पोजीशन नहीं है तो उसकी अरेंजमेंट में कुछ गड़बड़ी है। अरेंजमेंट की गड़बड़ी को सही करने के लिए हमारे पास एक चीज़ आती है और उसका नाम है, मैं इस पार्ट को ऊपर लिख रहा हूँ, हो सकता है इसके बाद वाली चीज़ आपको दिखाई ना दे, तो मैं यहाँ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो है STRUCTUR, स्ट्रक्चर। अरेंजमेंट को सही करने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उसका नाम है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर अंग्रेजी में कुछ इस तरीके से सेंटेंस के हिसाब से या टेंस के हिसाब से ये स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होते रहती है। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये इसकी स्ट्रक्चर है। यहाँ तक बच्चों आप लोग ध्यान से समझें। हम इंग्लिश पे चले थे, इंग्लिश को पढ़ने की, तो पता चला कि इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज आती कहाँ से है? आप कहेंगे सर साउंड से। ये साउंड जो होते हैं कभी मीनिंगफुल भी होते हैं, कभी कभी मीनिंगलेस भी होते हैं। मैं अगर आपसे कहूँ कि खाना खा लो, तो इसका एक सेंस है, ये जो साउंड निकला इसका एक अर्थ है। लेकिन अगर मैं कुछ कहूँ अब्बा डब्बा जब्बा, साउंड तो है लेकिन इसकी कोई मीनिंग नहीं है, ये मीनिंगलेस है। तो साउंड जो होते हैं वो मीनिंगफुल भी होते हैं, मीनिंगलेस भी होते हैं। कभी कभी आपके दरवाजे पे कोई नॉक करता है, आप समझ जाएंगे कोई बुला रहा है। तो साउंड मीनिंगफुल भी होते हैं, मीनिंगलेस भी होते हैं। तो हम जो बात कर रहे हैं वो मीनिंगफुल साउंड की बात कर रहे हैं। इस साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए 26 लेटर्स होते हैं। इन्हीं लेटर्स को जब हम एक साथ लिखते हैं ABCD Z तक, तो इनको हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। याद रखेंगे अल्फ़ाबेट, इसमें S नहीं लगाना है। अगर आपने अल्फ़ाबेट में S लगा दिया, अगर आपने अल्फ़ाबेट में S लगा दिया तो इसका मतलब हो जाएगा भाषाएं। क्या हो जाएगा? भाषाएं। मीनिंग चेंज हो गया, सिर्फ S लगाने की वजह से इसकी मीनिंग चेंज हो गई। ठीक। तो साउंड अंग्रेजी में साउंड को रिप्रेजेंट के लिए 26 लेटर्स होते हैं, 26 सिंबल्स होते हैं। उनको अगर हम एक साथ लिखते हैं तो हम उनको क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट। इन्हीं अल्फ़ाबेट की सहायता से या लेटर्स की सहायता से हम क्या बनाते हैं? वर्ड बनाते हैं। और वर्ड अगर एक से ज़्यादा हो गए तो हम उसको फ्रेज कहते हैं। और यही वर्ड अगर कंप्लीट मीनिंग देने लगे तो हम उसको सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक है कंप्लीट मीनिंग और दूसरा है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स
करने के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है स्ट्रक्चर की, और स्ट्रक्चर के लिए ये हमारे पास स्ट्रक्चर। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ तक बच्चों ध्यान से देख लो, समझ लो, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे चलते हैं हम लोग ग्रामर पे, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, ध्यान देंगे। हमारी जो स्ट्रक्चर थी उसकी ज़रूरत कहाँ होती है, हमको कहाँ मिलती है, थोड़ा ध्यान से देखिए और समझिए। जब हम लोग बात करते हैं ग्रामर की तो पता चलता है कि ग्रामर के 2 पार्ट्स होते हैं। ग्रामर के 2 पार्ट्स हैं, बहुत ध्यान से देखिए इन एरियाज़ को, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं। ग्रामर के 2 पार्ट होते हैं। पहला फंक्शनल ग्रामर। फंक्शनल ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं बच्चों, ध्यान से समझेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच को कौन सा ग्रामर कहते हैं? फंक्शनल ग्रामर। फंक्शनल ग्रामर पे मतलब जो शब्द है वो क्या काम कर रहा है। कभी कभी आप देखें कुछ शब्द आपको लगेंगे नाउन की तरह, लेकिन वो काम एडवर्ब का करेंगे। बात समझ रहे? तो हम इसको किस कैटेगरी में रखते हैं? फंक्शनल ग्रामर में हम इसको देखेंगे आगे। और दूसरा पार्ट होता है डेस्क्रिप्टिव ग्रामर। डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में बच्चों टेंस आता है, वॉइस आता है, नरेशन आता है, क्वेश्चन टैग्स आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं।